नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक महान के बारे में बातचीत हमारी जारी थी और हमने अशोक के जीवन के बारे में, उनके धम्म के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया था। अब इनके अभिलेखों के बारे में, जहाँ से एक प्रश्न, दो प्रश्न निश्चित रूप से हर एग्ज़ाम में होता है, वहाँ से हम बातचीत को शुरू करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल राहत से संबंधित अभिलेखों की रचना कराई, परंतु अभिलेखों की एक लंबी श्रृंखला की बात करें, एक व्यवस्थित श्रृंखला की बात करें, तो अशोक ने शुरू की। और इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न हमसे बेसिकली पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं, पहला प्रश्न तो ये कि अशोक ने अभिलेखों की स्थापना क्यों करवाई। तो उसका हम सीधा सा अर्थ ये निकाल सकते हैं, प्रजा को संबोधित करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास जहाँ पे हम सही चीज़ को नहीं समझ पाते। वहाँ पर होता है कि अपनी प्रशंसा के लिए, अपने राज्य की नीतियों को स्पष्ट करने के लिए, अपने धर्म की नीतियों को स्पष्ट करने के लिए। कुल मिला के बात यह है कि प्रजा को संबोधित करने का जो माध्यम, या यूँ कहिए कि जो मन की बात है, वो की है यहाँ पर किसने? अशोक ने, और अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है। यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए आप लोग कि मौर्य काल में यदि साहित्य की भाषा पूछी जाए तो मुख्य भाषा संस्कृत होगी, परंतु जन सामान्य की जो भाषा है वो कौन सी है? वो प्राकृत है। ऐसी भाषा का ही उपयोग किया जाता है अभिलेखों में जो जनता समझ सके। जैसे हम लोग आज की तारीख में होर्डिंग्स पे देखते हैं तो आधी हिंदी आधी इंग्लिश होती है, क्योंकि हम लोग उसी तरह की भाषा बोलते हैं, वही हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो प्रजा समझ पा रही है वो प्राकृत है, तो प्राकृत भाषा में अभिलेखों की रचना की गई। इन अभिलेखों के लिए कहें तो सबसे प्रसिद्ध जो अभिलेख रहे वो एकाश्मक रहे। और एकाश्मक अभिलेख कहने का मतलब क्या है? एक ही पत्थर से बने हुए अभिलेख। अगर मैं यहाँ डिफरेंस करने की कोशिश करूँ तो ईरानी क्षेत्र में जो अभिलेख उस समय प्राप्त होते हैं, उन अभिलेखों से तुलना करने पर हम पाते हैं कि वो अभिलेख पत्थर के टुकड़ों से बने हुए हैं, टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए। यहाँ पर एकाश्मक अभिलेख है, अर्थात अशोक के अभिलेख एक ही पत्थर से बने हुए हैं। और इन अभिलेखों के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो पत्थर है वो चुनार से प्राप्त किया गया, चुनार क्षेत्र से इस पत्थर को प्राप्त किया गया। और श्रेष्ठ अभिलेख जिन पर अब तक हमें अभिलेख खुदे हुए प्राप्त होते हैं 2300 वर्षों बाद भी, तो ये अपने आप में बहुत महती और बड़ी विशेषता यहाँ पर नोटिस करनी है हमें। इन अभिलेखों की खोज को देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज का श्रेय टीफेन थेलर को दिया जाता है, और टीफेन थेलर ने 1750 ईस्वी में सबसे पहले दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा। दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा, और इसका नाम दिल्ली मेरठ अभिलेख क्यों है? तो ये मूल रूप से कहाँ था? मेरठ में था, बाद में शिफ्ट कराया गया दिल्ली में, डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो खोजा गया वो दिल्ली मेरठ अभिलेख था। और जिसे सबसे पहले पढ़ा गया 1837 में, वो दिल्ली टोपरा अभिलेख था। दिल्ली टोपरा अभिलेख जिसे सबसे पहले पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये सब लोग जानते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। तो 1837 में दिल्ली टोपरा को पढ़ा। तो सबसे पहले पढ़ा किसको है? ध्यान रखना है, वो दिल्ली टोपरा को। और सबसे पहले जो खोज की गई वो दिल्ली मेरठ अभिलेख की गई। इसके अलावा बात करें अशोक के अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखने वाले कौन है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो डी.आर. भंडारकर जो हैं, ये ऐसे इतिहासकार माने जाते हैं, केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर इन्होंने मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखा है। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो इन अभिलेखों की 4 लिपियां हमें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी लिपियां हैं? तो पहली है ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्ठी, तीसरी है आरमाइक, और चौथी है आरमाइक प्लस ग्रीक या यूनानी। तो यहाँ से कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं हमारे। ब्राह्मी लिपि जो देवनागरी का आधार है, हिंदी लेखन की जो वर्तमान लिपि है देवनागरी, उसका बेस क्या है? वो ब्राह्मी लिपि है। और इसमें जो लेखन होता है वो बाएं से दाईं ओर होता है।
तो अशोक के वर्तमान भारत में जितने भी अभिलेख हैं मुख्य रूप से वो किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है। प्रश्न आएगा सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के किस लिपि में प्राप्त होते हैं, तो ब्राह्मी में प्राप्त होते हैं। वर्तमान भारत के सर्वाधिक अभिलेख किस लिपि में है, तो ब्राह्मी में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खरोष्ठी लिपि जो है इसकी रिवर्स है, अर्थात दाएं से बाईं ओर लेखन से संबंधित लिपि जो है वो खरोष्ठी कहलाती है। और हमें इसके उदाहरण मिलते हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से। शाहबाजगढ़ी या मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी दो स्थल जो हैं ये कहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान में है। और यहाँ से जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वो खरोष्ठी लिपि के अभिलेख हैं। जो वृहत शिलालेखों की बात हम करेंगे तो वहाँ पर शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों का जिक्र किया जाएगा, और यहाँ पर जो लिपि है वो खरोष्ठी है। और आपको इंटरेस्टिंग तरीके से ध्यान ये रखना है कि अशोक को पहले से ही पता था कि ये लोग ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो मूल भाषा है वो कौन सी है, उर्दू है। उर्दू लेखन कहाँ से होता है, दाएं से बाईं ओर। और वहाँ के जो अभिलेख हैं वो भी किस लिपि में, वो इसी तरह के हैं, कौन से, दाएं से बाईं ओर, अर्थात कौन सी लिपि में, खरोष्ठी में। तो खरोष्ठी के उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख। इसके अलावा आरमाइक लिपि, इसके बारे में ये कहा जाता है जो ऊपर से नीचे की तरफ लेखन से संबंधित लिपि है। जिस तरह से हम गणित लिखते हैं, गणित में जो लेखन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, पहाड़े वगैरह हम टेबल वगैरह जो लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, तो आरमाइक लिपि। और इसके दो अभिलेख मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, एक तो लघमान, लघमान कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में, और तक्षशिला, यहाँ से जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं ये पाकिस्तान में। ये जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये आरमाइक लिपि के अभिलेख माने जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट है आरमाइक प्लस यूनानी लिपि, दो लिपियों का मिश्रण है। दो लिपियों के मिश्रण का मतलब कई बार बड़े कंफ्यूज रहते हैं हम लोग कि दो लिपि किस तरह से हो सकती है। तो जैसे हिंदी है तो लाइन से नीचे लिखी जाती है, इंग्लिश होती है वो लाइन के ऊपर लिखी जाती है। अगर आप इन दोनों की क्वालिटीज़ को मिक्स कर दीजिए कहीं पर जाकर, तो वो क्या होगा, वो दो लिपियों का मिश्रण हो जाएगा। और इस तरह से आरमाइक और यूनानी लिपि का मिश्रण हमें दिखाई देता है एक अभिलेख में, जिसे शर-ए-कुना का अभिलेख कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, तो ये अफ़गानिस्तान में बहुत फेमस है। शर-ए-कुना का अभिलेख द्विलिपीय अभिलेख कहलाता है। द्विलिपीय अभिलेख कौन सा है, तो शर-ए-कुना का अभिलेख है। कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में। तो कुल मिलाकर 4 लिपियाँ अशोक के अभिलेखों की हमें प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। श्रेणियों से मतलब क्या है, किस किस तरह के अभिलेख मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो वृहत शिलालेख, बड़े शिलालेख हैं ये जो शिलाओं पर लिखे गए। दूसरे लघु शिलालेख, तीसरे स्तंभलेख, चौथे स्तंभ खंबे पर जो लिखे गए लघु स्तंभलेख, और 5वां गुहालेख। गुहालेख का मतलब गुफाओं में लिखे गए लेख। तो इस तरह से 5 मुख्य श्रेणियां मानी जाती हैं अशोक के अभिलेखों की। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वृहत शिलालेखों की। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, वृहत शिलालेख। और इनको हम केवल शिलालेख के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ शिलालेख और ये लघु शिलालेख, तो डिफरेंस अपने आप हो जाएगा। वृहत शिलालेख जो हैं वो मूलतः 8 स्थानों से प्राप्त है। अशोक के वृहत शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हैं, तो मूलतः 8 स्थानों से प्राप्त है। हालांकि अब नई खोजों के आधार पर इन्हें 10 स्थानों तक पर स्वीकार किया जाता है। 1-2 शिलालेख वहाँ पर मिल गए हैं, तो इस आधार पर माना जाता है, पर मूलतः 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और ये 8 स्थान जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है, तो अगर हम मैप से पढ़ लेंगे तो शायद ज़्यादा याद रह जाएगा हमको। देखिए कौन कौन सी जगह पर ये प्राप्त हुए हैं हमें, तो उसका हमें यहाँ पर डिस्कशन कर लेना है। तो 2 तो पाकिस्तान में, कौन कौन से, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, जिसका हमने जिक्र किया कि इनकी तो लिपि भी कौन सी है, खरोष्ठी, ठीक है। इसके बाद आप एंटर कर जाइए गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर है गिरनार, गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गिरनार अभिलेख जो है वो तीसरा
है, तीसरा स्थान है जहाँ से हमें वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र में सोपारा, ये ठाणे ज़िले में है। महाराष्ट्र में सोपारा, 4 हो गए। इसके बाद बात करते हैं एर्रगुडी की। एर्रगुडी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद उड़ीसा में 2 जगह पर, जोगढ़ और धौली, जोगढ़ और धौली, कलिंग क्षेत्र या उड़ीसा में। और उसके अलावा बात करें तो लास्ट जो है हमारा वो है उत्तराखंड, देहरादून में कालसी, देहरादून उत्तराखंड। तो ये 8 स्थान हैं जहाँ से हमें इस तरह से माला बनानी है। मानसेरा, शाहबाज, गढ़ी, फिर हम उसके बाद बात करें गिरनार, फिर सोपारा, फिर एर्रगुडी, फिर धौली, जोगढ़ और लास्ट में कालसी। तो कुल 8 स्थानों से हमें वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन वृहद शिलालेखों में प्रत्येक स्थान पर 14 शिलालेख प्राप्त हैं। काफ़ी लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, 8 स्थानों से प्राप्त हैं, 14 शिलालेख प्राप्त है। तो मैं एक बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए हम चले गए मानसेहरा, और मानसेहरा में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह की 14 शिलाएं बनाई गई थी, लगाई गई थी। आज कितनी है उससे मतलब नहीं है, कहीं 1 टूट गई, कहीं 6 नंबर टूट गई, ऐसे। इन 14 में जो डिस्कशन है वो सेम मिलेगा मानसेहरा में भी, फिर शाहबाज कड़ी में भी, एर्रगुडी में भी, सब जगह वो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम है। और इनको वर्णन के आधार पर नंबर दे दिया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरह से। पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, वर्णन के हिसाब से कहाँ पर लगाए गए उस क्रम से नहीं। जैसे 1 नंबर में हम कह रहे हैं कि जीव हत्या निषेध है, तो सब जगह पर वो 1 नंबर कहीं भी लगाए उसको 1 नंबर मानेंगे जहाँ पर जीव हत्या निषेध की बात को लिखा गया है। तो इस तरह से प्रत्येक स्थान पर 14 शिलाएं, और उसके आधार पर कुल मिलाकर 112, 14 गुना में 8, 14 मल्टीप्लाइड टू 8, तो कितना होगा? 112 शिलालेख मूल रूप से माने जाते हैं। तो इसका मतलब वृहद शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हैं? तो 8 से। और प्रत्येक स्थान पर कितने शिलालेख प्राप्त हैं? तो 14। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इनके डिस्क्रिप्शन पे जाना है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि इनमें किस तरह का वर्णन हमें प्राप्त होता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, प्रथम शिलालेख, और प्रथम शिलालेख में अशोक ने लिखवाया कि जीव हत्या निषेध है, जीव हत्या निषेध है। उन्होंने लिखवा दिया कि अब जीवों की हत्या नहीं की जाएगी। राज्य में जीव हत्या पर उन्होंने रोक लगा दी है। और उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये कहा गया कि पाकशाला में पहले तो हजारों जीवों को मारा जाता था रसोई के पर्पज से, परंतु अब केवल 2 मोर और 1 हिरण को ही मारा जाएगा। कहा जाता है कि अशोक को मोर का जो मांस था वो बहुत प्रिय था, और केवल ये लिखा गया कि 2 मोर और 1 हिरण को ही मारा जाएगा। इस तरह उनका वध ही केवल स्वीकार किया जाता है, बाकी जीव हत्या निषेध हो जाएगी। यहाँ पर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। इतिहासकार कहते हैं कि शायद ये जो घोषणा है ये केवल राजभवन के लिए है या केवल पाटलिपुत्र के लिए है, पूरे इतने बड़े साम्राज्य के लिए शायद ये घोषणाएं नहीं है। इस तरह की बात को कहा जाता है। अब सच कितना है पता नहीं, परंतु जीव हत्या निषेध की बात कौन से शिलालेख में की गई? तो वृहद शिलालेख नंबर 1 में। चलिए द्वितीय शिलालेख की बात कर लेते हैं। द्वितीय शिलालेख के अंदर क्या मिलता है? तो आपको बताएं, अशोक के साम्राज्य से बाहर के जो राज्य हैं, सीमांत राज्य, सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है। सीमांत राज्य का मतलब क्या है कि इनका जो साम्राज्य है ये साम्राज्य कुछ इस तरह से विकसित है, और दक्षिण भारत इससे मुक्त है। और जब दक्षिण भारत इससे मुक्त है तो यहाँ राज्यों के नाम मिलते हैं। किस किस के? ये प्रश्न पूछा जाता है। पांडे का नाम मिलता है, चोल का नाम मिलता है, सतीय पुत्र का नाम मिलता है, केरल पुत्र का नाम मिलता है, और ताम्रपर्णी का नाम मिलता है। ताम्रपर्णी का मतलब श्रीलंका। ठीक है, तो ये राज्य हैं, इन सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा एंटियोकस फर्स्ट का नाम मिलता है, एंटियोकस अंतियोक का नाम मिलता है यवन शासक के रूप में।
और अशोक के जन कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है। अशोक के जन कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने क्या किया है ऐसा, तो आपको बता दें यहाँ पर ये डिस्कशन मिलता है कि उसने प्रजा के हित में कुएं खुदवाए, वृक्ष लगवाए और पशु और मनुष्यों की चिकित्सा की व्यवस्था की है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो चिकित्सा की व्यवस्था की है पशु और मनुष्य के लिए, पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना, इस तरह के संरक्षण वाले कार्यों का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो दूसरे वृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद करा देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ईजी तरीके से हम इसको मेथड से याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरे शिलालेख में क्या मिलता है, तीसरे शिलालेख में युक्त, राजुक और प्रादेशिक, इन 3 अधिकारियों का नाम मिलता है। और इन अधिकारियों के बारे में ये कहा गया कि 12वें वर्ष में इनको घोषित किया गया, इनकी नियुक्ति कर दी गई, ये घोषणा की गई है, इनको नियुक्त किया गया है। और ये 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रत्येक स्थान की यात्रा करेंगे और यात्रा करने के साथ ही धर्म अनुशासन को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अर्थात माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना और उसके अलावा दया, प्रेम, उदारता, सहयोग, सहिष्णुता, कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर अल्प संचय और अल्प व्यय की स्थिति को प्राप्त करना, ये सारे के सारे निर्देश लेकर जाएंगे ये 3 अधिकारी। कौन कौन से, युक्त, राजुक और प्रादेशिक, इस तरह का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। हालांकि साथ में ये भी मिलता है कि तक्षशिला और जो उज्जैनी क्षेत्र है यहाँ पर ये प्रत्येक तीसरे वर्ष में जाएंगे। आपको याद होगा उज्जैन जो था वो अशोक का प्रिय क्षेत्र है, वहाँ पर राज्यपाल थे और तक्षशिला में जन विद्रोह हुआ था, तो वहाँ जनता को धर्म के अनुशासन में रखने की कोशिश ज़्यादा की जाएगी। तो यहाँ पर तीसरे वर्ष जाने का उल्लेख प्राप्त होता है कि यहाँ पर तीसरे वर्ष ये अधिकारी जाएंगे और धर्म के अनुशासन को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो हमने अब तक कौन कौन से पढ़े, 1, 2 और 3। सबसे 1 नंबर का काम, सबसे बेस्ट काम क्या है अशोक का, जीव हत्या निषेध। दूसरे में मिलते हैं 2 काम, कौन कौन से, सीमांत राज्य और जन कल्याणकारी कार्य। और तीसरे में मिलते हैं 3 अधिकारी। तो 1, 2, 3 आपको ऐसे याद रखना है। तीसरे में मिलते हैं 3 अधिकारी, कौन कौन से, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। तो मुझे लगता है 3 आपको याद हो जाएंगे यहाँ से। आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम बात करते हैं वृहत शिलालेख नंबर 4 की। वृहत शिलालेख नंबर 4 क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शांति नीति को अपनाया और इससे पहले वाली क्लास में हमने बात भी की कि अशोक एक महान शासक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने धर्म की नीति में एक नई चीज़ जोड़ी और वो ये कि इन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को स्थापित कर दिया। किसको स्थापित कर दिया इन्होंने, अब युद्ध भेरियों की जो आवाज़ है वो नहीं आएगी, वो अब धम्म की आवाज़ आएगी। अर्थात अब युद्धों से उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया है और धर्म की नीति का अवगाहन कर लिया है, अर्थात धर्म की नीति पर वो चल दिए हैं। तो आपको याद ऐसे रखना है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष हो गया, ऐसे ही बोलना है आपको, भेरी घोष की जगह धम्म घोष हो गया। इसका मतलब कौन से वृहत शिलालेख में हमें ये प्राप्त होने वाला है, तो चौथे वृहत शिलालेख में हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसे मुख्य रूप से महत्व देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें शिलालेख की बात करते हैं। कहा जाता है कि राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष में इन्होंने धर्म महामात्र की नियुक्ति कराई। धर्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है, 5वें शिलालेख से प्राप्त होती है। और कब इनको नियुक्त किया गया, एक नया पद बनाया गया धर्म महामात्र का, और ये भी नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए लगातार यात्राएं करेंगे और अपने धर्म की जो मूल बातें हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो धर्म महामात्र की नियुक्ति
कब की गई? 13वें वर्ष में, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व से 13वें वर्ष में। और उसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि ये उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? 5वें वृहत शिलालेख में प्राप्त होता है। चलिए, ये भी क्या करेंगे? धर्म की यात्राएं करेंगे और धर्म प्रचार और धर्म की मूल बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं छठे वृहत शिलालेख की। और छठा वृहत शिलालेख जो हमारा है उसमें हमें पता लगता है कि अशोक प्रतिवेदकों की नियुक्ति करते हैं। और प्रतिवेदक क्या करते हैं? मतलब ये रिपोर्टर है। ये रिपोर्टर्स क्या करते हैं? राज्य के संबंध में विभिन्न जानकारियों को संचित करके राजा तक पहुंचाते हैं। और अशोक घोषणा करते हैं कि आपको जैसी भी कोई इम्पोर्टेंट कोई सूचना है, तो मैं चाहे भोजन कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, या व्यायामशाला में हूँ, मैं उद्यान में हूँ, शिकार पे हूँ, जहाँ भी हूँ, मुझे तुरंत राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। ये मतलब कितना लगाव है प्रजा से कि उनकी समस्याओं की जानकारी तुरंत दी जाए। अशोक इस तरह की घोषणा करते हैं। और ये कौन से शिलालेख में प्राप्त होता है? छठे में। और आपको याद रखना है केवल इससे कि अशोक को दी जाएगी क्या? रिपोर्ट। रिपोर्ट 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन से में है? ये छठे वृहत शिलालेख में है। ठीक है। प्रतिवेदकों के बारे में, रिपोर्टर्स के बारे में जो भी जानकारी है वो छठे वृहत शिलालेख में हमें प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं 7वें शिलालेख में। अशोक ने ये कहा है कि सभी संप्रदायों के लोग एक साथ रहेंगे। सभी संप्रदायों के लोग क्या रहें? एक साथ रहें, प्रेम से रहें, सहयोग से रहें। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो 7वें वृहत शिलालेख से प्राप्त होती है। और आपको याद रखना है फिल्म का वो डायलॉग जहाँ पे आप कहते हैं सातों के साथ रहेंगे, सातों के साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो यहाँ सातों के साथ एक साथ रहेंगे कहाँ पर? 7वें वृहत शिलालेख में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक। नेक्स्ट 8वां, अशोक की धर्म यात्राओं का उल्लेख। और धर्म यात्राओं का उल्लेख हमने पहली क्लास में कर लिया है, तो दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। बोध गया में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, 14वें वर्ष में निगाली सागर नेपाल में निगलीवा में, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। तो ये धर्म यात्राओं का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? 8वें वृहत शिलालेख में प्राप्त होता है। 9-10 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 11 में धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12-13 उनका और डिस्कशन कर लेते हैं। 12 में धर्म सहिष्णुता की नीति, जिसका भी अभी हमने जिक्र कर लिया था। धर्म सहिष्णुता की नीति का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? 12वें शिलालेख में। और एक और महत्वपूर्ण बात, स्त्री धर्म महामात्य, स्त्री धर्म महामात्यों की नियुक्ति की जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? 12वें शिलालेख में प्राप्त होती है। ये भी प्रश्न आज की तारीख में बहुत बार नहीं रहेगा। इसके अलावा 13वां और 13वें शिलालेख में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, और इस वजह से ये अशोक के वृहत शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। क्या क्या मिलता है यहाँ से? तो कर लेते हैं बात। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसको हम डिस्कस करेंगे पूरा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो 13वें शिलालेख से। और जब कलिंग युद्ध आप करेंगे तो यहीं पर आप प्रायश्चित करेंगे, तो अशोक के द्वारा प्रायश्चित किए जाने का उल्लेख भी यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर वही दक्षिण के राज्यों का उल्लेख मिलता है। दक्षिण के राज्यों के साथ यहाँ पर यूनानी क्षेत्र के या विदेशी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। और उसके साथ ही आठविक राज्यों के लिए एक चेतावनी प्राप्त होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आज की तारीख में। अशोक ने कहा है कि आठविक राज्य अपनी जो गलत नीतियां हैं उससे बाज आ जाएं, उस बात को वो छोड़ दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा। अशोक कह रहे हैं दंडित किया जाएगा। हम वहाँ कह रहे हैं कि अशोक शांति नीति को अपना रहे हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार पूछा भी गया कि क्या अशोक पूरी तरह से शांति नीति की ओर चले गए हैं? नहीं। अशोक ने ये चेतावनी कहाँ दी है कि दंड के विधान अभी समाप्त नहीं हुए हैं, अभी भी दंडित किया जा सकता है। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो 13वें
वृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। तो 13वें वृहत शिलालेख में क्या क्या मिला? कलिंग युद्ध, प्रायश्चित, दक्षिण राज्यों का उल्लेख, यूनानी और विदेशी राज्यों का उल्लेख, और उसके अलावा आठविकों के लिए एक धमकी कि अगर उन्होंने गलत मार्ग, धर्म के विरुद्ध जो मार्ग पे चल रहे हैं, उन्होंने अगर ऐसा नहीं छोड़ा तो उनको दंडित किया जाएगा। इस तरह की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ 13वें शिलालेख से, और मैं जैसा कि कह रहा हूँ सबसे बड़ा शिलालेख स्वीकार किया जाता है। और जो 14वां है, इस 14वें शिलालेख से हमें ये प्राप्त होता है कि अशोक ने उपसंहार किया है। उपसंहार का मतलब कहा है कि जो कुछ भी लिखा गया है उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, उस त्रुटि को हमें पूरी तरह से समाप्त करना है, और जो भी लिखा गया वो त्रुटिपूर्ण हो सकता है, उसको सुधार लिया जाएगा, या शाब्दिक गलतियां अभिलेखों में हो सकती है, पर अभिलेखों का जो मूल तथ्य है उसे ही स्वीकार करने की आप कोशिश करें। और धम्म लिपि कहा, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने इस लिपि को, अभिलेख लेखन की लिपि को धम्म लिपि के नाम से बुलाया है। कौन से? 14वें शिलालेख में। ठीक है, तो आपको याद हो गए होंगे 1 2 3 बता दिया आपको। 1 में पशुवध निषेध, 2 में जन कल्याणकारी कार्य, और उसके अलावा अशोक ने राज्यों का, सीमांत राज्यों का उल्लेख किया जहाँ उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। 3 में युक्त राज्य प्रादेशिक 3 अधिकारियों का उल्लेख। 4 में भेरी घोष की जगह धम्म घोष, मतलब 1 2 3 4 आपको याद रखना है। 5वें में धर्म महामात्र की नियुक्ति। 6 में रिपोर्ट, REPORT। 7 में एक साथ रहेंगे। 8 में धम्म की यात्राएं। 12 धर्म सहिष्णुता। 13 कलिंग युद्ध प्रायश्चित, और 14 उपसंहार, और इसे धम्म नीति को धम्म लिपि में अंकित करने की उन्होंने बात की है। तो ये 14 वृहद शिलालेखों की मूल बातचीत या मुख्य बातचीत आपके सामने रख दी। पृथक शिलालेख क्या है वो अगली क्लास में बात करेंगे, जहां हम कलिंग के युद्ध का वर्णन करेंगे, और पृथक शिलालेख की जो बात है वो हमारे लिए आज की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं बाकी, और बातचीत जारी रहेगी अशोक के अभिलेखों के बारे में। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।